तो हे क्यूरियस पीपल्स, आज अपन बात करने वाले हैं ग्रेटर मगध के पार्ट 2 के बारे में। तो अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस करा है कि आखिरकार क्या क्या फीचर्स है अपने ग्रेटर मगध की थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको अगर ग्रेटर मगध के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ तो ग्रेटर मगध एक थ्योरी है जो कि प्रपोज करी गई है अपने ब्रोनकोस के द्वारा। तो इनका ऐसा मानना है कि जो अपने हिंदुइज्म के अंदर या फिर ब्राह्मणिज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कर्मा का, रीबर्थ का, वो आखिरकार आया है अपने ग्रेटर मगध के कल्चर से, जो कि नॉन वैदिक कल्चर माना जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं आखिरकार इस बेसिक प्रीमाइस को लेकर के कि आखिरकार ये सही है या फिर एक बस अजम्पशन है। तो सबसे पहले आते हैं अपने असेटिक लाइफ। तो अपने पास दो टाइप के असेटिक्स हैं जो कि ग्रीक सोर्सेज भी मेंशन करते हैं। पहले है श्रमणिज्म और दूसरा है ब्राह्मणिज्म वाले। श्रमणिज्म में भी ढेर सारे टाइप्स हैं, ब्राह्मणिज्म में भी एक दो टाइप्स हैं जो कि आपस्तंभ धर्मसूत्र में भी मेंशन है। 3 टाइप के एसेटिक्स हैं। और आपस्तंभ धर्मसूत्र इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी देता है अपने महर्षि कपिल को, जिन्होंने सांख्य के फाउंडर हैं वो। और आपस्तंभ धर्मसूत्र में अपने को 3 टाइप के एसेटिक्स देखने को मिलते हैं जो कि हैं वैदिक एसेटिक्स। और ब्रॉडर सेंस में अपने 2 टाइप के एसेटिक्स अपने कन्फर्म करते हैं ग्रीक सोर्सेज। ओके, तो अपन बेसिक अपना प्रीमाइस पे आते हैं कि आखिरकार जो रीबर्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट है वो बोरो करा गया है ग्रेटर मगध के कल्चर से। तो ब्रोनकोस्ट इसके लिए आर्गुमेंट देते हैं महाभारत से ही काफी सारा। तो महाभारत पहली बात तो काफी एक लिविंग ट्रेडिशन है जिसको काफी लंबे टाइम तक लिखा गया है या फिर इन द सेंस ओरली ट्रांसमिट करा गया है। तो बीच बीच में काफी सारे आर्गुमेंट्स ऐड करे गए हैं। और हालांकि कुछ बुद्धिज्म का इनका इन्फ्लुएंस बाद में जाकर के देखने को मिलता है अपने को कुछ चीजों के अंदर, जैसे कि अपना लेटर एडिशन है शांति पर्व और उसमें आता है अपना राजधर्म पर्व। और हालांकि लेटर एडिशन है लेकिन बोरी ने इसको एक्सेप्ट करा है कि क्या आखिरकार ये ओरिजिनल अपना महाभारत का पार्ट है। तो इसमें अपने को मेंशन मिलता है कि युधिष्ठिर जो है अपने जैनिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं। जो जैन साधु हैं अपने उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं। वो बताते हैं कि भाई काफ़ी सारा नुकसान मैंने कर दिया है इस वॉर के अंदर और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो जंगल चले जाएंगे, अपने को सुखो लेंगे, बिल्कुल इमोबिलाइज कर देंगे अपने को, जो कि एक ग्रेटर मगध का फीचर है, काफ़ी अननोन फीचर है वो। आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं उसके लिए। तो जो वो वर्ड्स बोलते हैं वो मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ आपको। और अर्जुन भी अपने चैप्टर नंबर 15 के अंदर बनाना ट्री के बारे में मेंशन करते हैं। बनाना ट्री का वो मेटाफर देकर के बोलते हैं कि भाई आखिरकार अपने अंदर छिलका उतारते जाओ, काटते जाओ तो अंदर कुछ ठोस पदार्थ मिलता नहीं है, जो कि अपना बुद्धिज्म में काफ़ी यूज्ड मेटाफर है। तो अर्जुन इसके अंदर अपने इस मेटाफर के आगे जाने वाले कुछ वर्सेस के अंदर इस तरह से बताते हैं कि जो अपने जो सेव्ड हेड वाले एसेटिक्स हैं उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं और वो ऐसा बताते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। अब ये आखिरकार बुद्धिज्म का आपको पता है काफ़ी अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट है। और वो एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि जो बाल्ड हेड वाले जो एसेटिक्स हैं वो एंटी वैदिक हैं। इस तरह के ढेर सारे आर्गुमेंट आगे जाकर के ब्रोनकोस देते हैं कि जब जैसे जैसे कल्चर वहाँ पर आड़ा, अपना जो ग्रेटर मगध से जाकर के टकराया ये कल्चर, अपना कुरु 5 साल का जो वैदिक हार्टलैंड माना जाता है, तो उस कल्चर की वजह से काफ़ी सारे रीबर्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट इनमें आ गया वहाँ से उठा करके। इन द सेंस ग्रेटर मगध से इन्होंने इन्फ्लुएंस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो अपना अर्ली वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट हैं वो एलियन की तरह ही देखते हैं इस पूरी की पूरी जियोग्राफी को, ग्रेटर मगध की जियोग्राफी को। इसके लिए अपने पास काफ़ी सारे आर्गुमेंट मिलते हैं। साथ में ब्राह्मण से हैं, जैमिनिज ब्राह्मण से हैं और ढेर सारे आई थिंक उपनिषद से तो नहीं मिलते हैं। तो उपनिषद की बात आती है तो आप स्टार्ट करते हैं अर्ली उपनिषद से। तो अपने को सबसे पहले जो रीबर्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट है वो अर्ली उपनिषद में देखने को मिलता है, जैसे कि छांदोग्य और बृहदारण्यक। लेकिन इनकी डेटिंग को ये ब्रोनकोस थोड़ा सा लेट कर देते हैं, लेकिन उसको अपन नहीं रखने वाले, अपन मॉडर्न डेटिंग यूज करने वाले हैं। और मैं जब क्रोनोलॉजी को समझाऊंगा ब्रोनकोस की तो फिर बाद में देखेंगे कि आखिरकार क्या वहाँ पर लफड़ा हुआ है पूरा। तो कौशिका उपनिषद में आते ही अपने को मिलते हैं उद्दालक, अरुणी और चित्रा का एक पूरा वर्णन, जहाँ पर वो पहली बार रीबर्थ के बारे में आई थिंक सो बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो मून पे जाती हैं आत्माएं अपना और फिर वापस से रेन के थ्रू धरती पर आ जाती हैं। ये बेसिक मॉडल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला यहाँ पे। और फिर छांदोग्य उपनिषद के अंदर जाकर के जो उद्दालक अरुणी है वो किंग प्रहवाना जवाली, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, सॉरी उसके लिए। तो जवाली से वो 3 टाइप के रीबर्थ के बारे में सीखते हैं। 3 टाइप के रीबर्थ के बारे में नहीं, 3 टाइप के कार्मिक रिट्रीब्यूशंस के बारे में कि आखिरकार जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है वो काम किस तरह से करता है और इससे मुक्ति किस तरह से मिलती है। सो फर्स्ट टाइप के पीपल्स वो हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, उनको मुक्ति आई थिंक मिल जाती है, वो वापस लौट करके नहीं आते। वो दूसरे वो टाइप के हैं जो गिफ्ट्स देते हैं, रिचुअलिस्टिक काम करते हैं और नॉर्मल सारे बाकी के काम करते हैं, तो बाद में जाकर के लौट करके वापस धरती पे आते हैं। और थर्ड टाइप के हैं थोड़े टाइनी क्रिएचर्स के रूप में वो धरती पर आते हैं, वहाँ पर वो बार बार मरते रहते हैं, उनका चक्कर बार बार चलता रहता है। और अपन डिस्कस कराएंगे जो साइकिलिक चीज़ें हैं सारी की सारी वो अपन ग्रेटर मगध के कल्चर में थोड़ी सी ज़्यादा नोन है। और कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करें थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो जो यज्ञवल्क्य हैं वो जनक के कोर्ट के अंदर मैंने दूसरे पहले जब मैंने एनालाइज करा था उसको भी मैंने इस बात को वहां पर भी पॉइंट आउट करा था कि यज्ञवल्क्य हाथ पकड़ते हैं अपने ओपोनेंट का और कोर्ट से बाहर ले जाते हैं और वहां पर जाकर के वो उनको नॉलेज देते हैं एक्शन के बारे में, कर्म के बारे में। वो सबके सामने नॉलेज नहीं देते, ऐसा माना जाता है कि आई थिंक कुछ एजोटेरिक नॉलेज टाइप की चीज़ है वो। और उपनिषद का जो नेचर है ना वो काफ़ी एंटी वैदिक है, मतलब एंटी वैदिक तो नहीं लेकिन एंटी रिचुअलिस्टिक ज़्यादा स्टांस शो करते हैं वो।
और ब्रोनखोस्ट इस बात में आर्ग्यू करते हैं कि जो ये वाला डिफरेंस है वो आया है अपने ग्रेटर मगध के कल्चर के संगत में आने से। हालांकि इसके दूसरे कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिकल। जैसे कि मेरे को रोमिला थापर का आर्गुमेंट्स काफी बढ़िया लगते हैं यहाँ पर, कि वो जैसे जैसे अपना सेकेंड अर्बनाइजेशन की तरफ अपन बढ़ रहे थे तो काफी समाज में भी परिवर्तन आया है। उसकी वजह से क्या है कि जो इस तरह की टीचिंग्स आना स्टार्ट हो गई है, सिटीज का फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, अपना थोड़ी इकोनॉमी बैलेंस में आ रही है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा से आगे होंगे और इस पर अपन लास्ट में बात करेंगे वीडियो के। और यहाँ पर वो थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं कार्मिक रिट्रीब्यूशन और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को। तो वो एक चीज पॉइंट आउट करते हैं कि जो बृहदारण्यक उपनिषद में उसमें जर्नी का मेंशन नहीं दे रखा है अपने को, जो जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में जर्नी का मेंशन दे रखा है कि आत्मा किस तरह से जाती है मून पे। कौशिका उपनिषद में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर मैकेनिज्म दे रखा है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। वहां पर जैसे मुक्ति मिल भी रही है तो वो डायरेक्ट हो जा रही है, उसमें कोई अपने को आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे कि किस तरह से काम करता है प्रॉपर कार्मिक रिट्रीब्यूशन का या फिर अपना रीबर्थ का कॉन्सेप्ट का कोई वहां पर मैकेनिज्म नहीं दे रखा। और 5 फायर की नॉलेज होने के बाद में ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट वहां से खत्म हो जाता है बृहदारण्यक उपनिषद के मॉडल के हिसाब से, लेकिन वहां पर भी अपने को प्रॉपर आर्गुमेंट्स नहीं दे रखे हैं कि आखिरकार ये वर्क किस तरह से करता है। और इस वाली चीज को यूज करके वो ब्रोनखोस्ट आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि भाई जो स्टार्टिंग के उपनिषद हैं उनको ज्यादा क्लियरेंस नहीं थी रीबर्थ के बारे में, और वो ये जताते हैं कि जो अपने अर्ली जैनाज हैं और अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें भी काफी ज्यादा मतलब इन द सेंस कि वो डेवलप्ड है उनकी फिलोसॉफीज। और ये शो करते हैं कि जो नया टीचिंग आया है, जो एजोटेरिक टीचिंग, नई टीचिंग आई है उपनिषद के अंदर जो पहले नहीं देखी गई थी, सेल्फ की टीचिंग, आत्मा की टीचिंग, ब्रह्म ज्ञान, तो उसको भी अच्छे से क्लियरिफाई नहीं कर रखा है और वो काफी इनकंसिस्टेंसी शो करता है। अलग अलग उपनिषद में अलग अलग हैं, अलग अलग फिलोसोफर्स द्वारा उसको अलग तरीके से कैरेक्टराइज कर रखा है, और फिर आदि शंकराचार्य आकर के सारी उपनिषद को एक में मिलाने का कोशिश करते हैं। अब हालांकि अपन बाद में नहीं जाने वाले, अपन थोड़ा एंशिएंट इंडिया में यहाँ पर रहने वाले हैं इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको दिमाग में आया होगा कि अगर भाई जैसे वो ब्राह्मणिज्म के जो पीपल्स हैं वो अपने ग्रेटर मगध के एरिया में आकर के टकराए उन लोगों से, दूसरे ट्रेडिशन से, तो आखिरकार उन्होंने ना तो उसको रिजेक्ट करा ना अपना कुछ रिजोल्यूशन शो करते हैं ना भाई कि कोई नया टीचिंग आया, अपन क्यों मानेंगे उस बात को। उसके भी आर्गुमेंट्स देते हैं कि या तो इग्नोर कर दिया उसको या फिर रिजेक्ट कर दिया, दोनों में से एक चीज हो सकती है भाई, या तो अपन रिजिलिएट करेंगे उस चीज को या फिर उसको अपना इग्नोर मार देंगे या फिर मान लेंगे। तीनों ही अपने पास कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर वो काफी अच्छा आर्गुमेंट देते हैं कि जो सबार का भाष्य है अपना मीमांसा सूत्र के ऊपर, वहां पर कार्मिक रिट्रीब्यूशन का कोई यहाँ पर मेंशन अपने को नहीं मिलता है। मीमांसा ट्रेडिशन यहाँ पर कार्मिक रिट्रीब्यूशन को और इन द सेंस की रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को भी इतना क्लियरिफाई नहीं करता है। और आगे जाकर के साबर के भाष्य में ही अपने को आर्गुमेंट देखने को मिलता है कि भाई वहां पर वो हेवन को इस तरह से कैटेगराइज ही नहीं करते हैं, वो हेवन को कैटेगराइज करते हैं एज अ मेंटल हैप्पीनेस वाला स्टेट को। कोई वहां पर दूसरी वर्ड का मेंशन नहीं करते हैं, जैसे कि चारवाक भी है वो भी दूसरे वर्ड्स पे विश्वास नहीं करते, और मीमांसा वाले भी दूसरे जो वर्ड्स हैं इस वर्ल्ड को छोड़ करके उस पर विश्वास करते ही नहीं है। और जो वेदांता की फिलोसफी है वो उनका मानना ये है ब्रोनखोस्ट का कि वो काफी छोटे तबके में सीमित, इन द सेंस की जो इलाइट ब्राह्मण्स थे, अर्बन ब्राह्मण्स थे, वो वेदांत की जो स्टार्टिंग की फिलोसफी है अपना उपनिषद वाली, तो वो काफी इन द सेंस कि छोटे से ब्राह्मण्स के पास ही थी। मतलब जैसे कि अपना कितना लेट आया है भाई, कितने फिलोसफीज डेवलप हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन वेदांत का ट्रेडिशन शंकराचार्य ने कितना लेट स्टार्ट करा है। उनसे पहले इतना एडवांस फिलोसफर मिलते ही नहीं अपने को, मतलब फुल्ली डेवलप्ड फिलोसफी का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ये आर्गुमेंट का वो यूज करते हैं उस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए। और कुछ यहाँ पर वो दिखाते भी हैं कि भाई जो अपने रीबर्थ को और कार्मिक रिट्रीब्यूशन है उसको रिजेक्ट करने का भी कोशिश करा है। वो ये दिखाते हैं कि थोड़े एनोनिमस लिटरेचर हैं जो कि कार्मिक रिट्रीब्यूशन को थोड़ा सा रिजेक्ट करने का कोशिश करते हैं, थोड़ा वो दर्शाने का कोशिश करते हैं। और इन आर्गुमेंट से भाई मैं जस्टिफाइड नहीं हूँ क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं है। देखो ये बंदा उसमें कामा सूत्रा में थोड़े से रिजेक्शन ढूंढने का कोशिश कर रहा है इन सब चीजों का। कुछ क्लियर रिजेक्शन अपने को चारवाक की तरफ से मिलते हैं और चारवाक का अच्छा खासा कनेक्शन इन्होंने बनाने का ट्राई करा है मीमांसा ट्रेडिशन के साथ में, आगे जाकर के मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी इसमें। तो जो अपने खुद के अंदर के ही सर्मनिक ट्रेडिशन है, अदर सर्मनिक ट्रेडिशन बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ करके वो काउंटर देने का कोशिश कर रहे हैं अपने बुद्धिज्म और जैनिज्म के कार्मिक रिट्रीब्यूशन और रीबर्थ की थ्योरी को, जैसे कि अपने पुराना कसाब हो गए और ढेर सारे दूसरे भी हैं, अजीत केस कमली हो गए। अजीत केस कमली को ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक पीपल जो अपने चारवाक हैं, लोकायातास हैं, उनसे जोड़ने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा, और दिखाने की कोशिश करता है कि हो सकता है ये अर्ली ब्राह्मण्स हो जो कर जाकर के वहां पर थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ा अटैक करने का कोशिश कर रहा है अपने स्टेब्लिश्ड सर्मनिक ट्रेडिशंस को। हालांकि इसके दूसरे एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं भाई, मैं जैसा मैं बता रहा हूँ। और अपने पाली कैनन के अंदर, बुद्धिस्ट कैनन के अंदर और जैन कैनन के अंदर भी अपने को देखने को मिलते हैं इस तरह के काफी सारे कहानियां हैं लोगों की जो इन कार्मिक रिट्रीब्यूशन और अपना रीबर्थ पे विश्वास करते ही नहीं थे। तो ये अच्छा खासा आर्गुमेंट हो सकता है कि जो नया कल्चर के लोग आए हैं शायद से वो ना मान रहे हो इन बातों को। और सबसे बढ़िया कहानी है किंग प्यासी नाम के बंदे की, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, पढ़ सकते हो आप इसको वीडियो को पॉज करके। और रामायण के अंदर भी मेंशन मिलता है अपने को एक सो कोल्ड ब्राह्मण का जिसका नाम है जवाली, वो भी अदर वर्ल्ड को रिजेक्ट कर देता है। और दूसरे एक और राजा है जिसका नाम है अंगदिनाना, तो वो भी विदेहा के राजा हैं, आई थिंक मैं गलत नाम को प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनके, वो भी अदर वर्ल्ड को रिजेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर सो मच एम्बिग्विटी है, आखिरकार उसको इंटरप्रेट किस तरह से करोगे आप, ढेर सारी चीजें हैं भाई। तो ये भी थोड़ा सा बिलीव में नहीं आ रहा है मेरे तो।
अब आगे बढ़ते हैं भाई द लेजेंड चारवाकास के बारे में। चारवाका को इन्होंने एक्सप्लेन करा है थोड़ा सा अपना इनसे मिलता जुलता, थोड़े मीमांसिक ट्रेडिशन है, इनसे थोड़ा मिलता जुलता दिखाया गया है। इसका भी मैं आर्गुमेंट दूंगा अभी। और वो इनका मानना ये है कि जो 12th सेंचुरी बीसी है उनसे पहले चारवाकों को इतना बुरा तरीके से नहीं दर्शाया गया था, उसके बाद में ही उनको बहुत बुरा तरीके से विलन के रूप में दर्शाना स्टार्ट हुआ है सर्व दर्शन संग्रह नाम की बुक के बाद में, जो माधवाचार्य की है। इनके चारवाकों के पूरी तरह से टेक्स्ट अपने को मिलते नहीं है, तो अपन कोई यहाँ पर आर्गुमेंट मेक नहीं कर सकते इस पूरे बेसिस के ऊपर। जो बृहस्पति सूत्र है वो मिसिंग है अपने। बट इन द सेंस में जियोग्राफी वाली बात से तो भाई एग्री कर रहा हूँ यहाँ पे। बट आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंगली भाई जो कुमारिला भट्ट हैं वो अपने श्लोक वर्तिका के अंदर बात करते हैं कि जो इनसे पहले वाले मीमांसिक ट्रेडिशन के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने इसको चारवाका या फिर लोकायातिक बना दिया है पूरे ट्रेडिशन को। तो इन द सेंस कि वो बताना चाह रहे हैं कि भाई जो पुराने वाले थे वो थोड़ा लोकायातिक ट्रेडिशन से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हैं या फिर मतलब उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि इन दोनों में भाई जो मीमांसा के ट्रेडिशन के पीपल हैं और जो चारवाक पीपल हैं वो एक तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में इतना बनता नहीं है, लेकिन ये ज्यादा दूर के भी नहीं है। इसके वो काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं आगे जाकर के, बट वो इतने रिलायबल नहीं है एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए, क्योंकि वो मिडिवल इंडिया से एग्जांपल्स देते हैं। बट एक चीज तो कंफर्म है कि कुमारिला भट्ट ने ये चीज बोली है कि इनसे पहले वाले जो मीमांसिक थे वो काफी लोकायातिक तरीके से बिहेव करते थे, उनके विचारधारा थोड़ी लोकायातिक, जिसे मैंने बताया भी है। साबर के भाष्य में अपने को अदर वर्ल्ड का कोई मेंशन नहीं मिलता, और वो शायद से रीबर्थ को भी कैंसिल आउट कर रहे हैं शायद से, आई डोंट नो। और एक श्रीलंका नाम का बंदा है, उसकी कमेंट्री है सूत्रकृतंगा, जहां तक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। ये 9th सेंचुरी का टेक्स्ट है, और इसका जो मेन टेक्स्ट के ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी है वो काफी पुराना है, जैन किरण के ऊपर इन्होंने कमेंट्री करी है। तो यहाँ पर भी इस तरह का कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं ये, और कुछ अलग इम्प्लिसिट मेंशंस भी अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये थोड़े मीमांसिक और अपने चारवाकास को थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ये दिखाने का चाहते हैं कि जो अर्बन ब्राह्मण वाली थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा किस तरह से ये आर्ग्यूमेंट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, और मैंने भी इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली पहले थोड़ा बहुत बात करी है इसके ऊपर। मैंने इसके जब मैंने एनालाइज करा था उपनिषद को, तो उसमें मैंने डिस्कस करा इस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी इस तरह से है कि भाई 2 पार्ट्स में, आई थिंक 2 या फिर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गए होंगे। पहले जो एस्थेटिक्स हैं वो विलेज वेंडरिंग या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स ही रहे होंगे, जो ज़्यादातर ब्राह्मण है जो कंट्री साइड पे रहते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण हो गए होंगे जो कि राजा के कोर्ट में जाकर के रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मतलब अट्रैक्ट हुए हैं राजा के कोर्ट पे जाकर के, वहाँ यज्ञ करते हैं राजा के लिए वो, या फिर इन द सेंस भाई किंग्स के लिए वो काफी एडवाइजरी का काम भी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाषा का उनको शायद से ज्ञान है, वो राइटिंग का इनका काम करता है। तो इसका काफी सारा अर्थशास्त्र में अपने को देखने को मिलता है कि इनके काफी सारे प्रिविलेजेस भी दिखाए गए हैं अर्थशास्त्र में। जो बाकी के तो इस तरह का हो सकता है कि जो मीमांसा ट्रेडिशन के लोग हैं यार यज्ञ भी तो करते हैं, वो दूसरा आर्ग्यूमेंट भी तो दिया जा सकता है। तो ये भी इतना कुछ प्रॉपर मेरे को लगा नहीं है पूरा की पूरा थ्योरी। कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मेक करे जा सकते हैं, और भी इस बात पे मेरा थोड़ा विश्वास है नहीं कि कार्मिक रिट्रीब्यूशन और रीबर्थ का थोड़ा यहाँ से आया है ग्रेटर मगध से, बट इसके अपने को एग्जाम्पल्स नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा बहुत इंटेंशन थोड़ा मतलब इधर जाता है, थोड़ा सा अपना गट फीलिंग बताती है कि हाँ हो सकता है इस तरह की चीज भी एंशिएंट इंडिया के अंदर, या फिर इस तरह से हो सकता है कि इंटरनल डेवलपमेंट हो, जो कि ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए अपने को कि जो ग्रेटर मगध का पूरा कल्चर है, या फिर जो इधर का साइड का ईस्ट का कल्चर है बेसिकली, वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, जैसे कि राउंड बरियल्स हो गए, या फिर पूरा थोड़ा कुछ चीजें अलग तरीके से काम करता है। और जो ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, कर्म का कॉन्सेप्ट है, वो अचानक ही आया है भाई, अचानक आया है, और वो भी काफी इस तरह के इनका रिप्रेजेंट हुआ है काफी एजोटेरिक रूप में। हालांकि भी काफी सारा टेक्निकल वर्क रह चुका है, जहाँ पर वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर के क्रोनोलॉजी को, इन सब चीज़ों को। तो मैं हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, और मैं स्टार्टिंग में मेरे चैनल में इतना टेक्निकल वर्क रखना नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा, मैंने काफी सारी चीज़ें हटाने का कोशिश भी करा है, थोड़ा मतलब बढ़िया एक लीनियर वे में रखने का कोशिश करा है। और मेरा थोड़ा विश्वास है नहीं यार ब्रोनखोस्ट के इस आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि जो रीबर्थ और कार्मिक रिट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ग्रेटर मगध से इन्होंने थोड़ा बोरो करा है। दूसरे एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट कर सकते, जैसे कि मैंने सोशियो इकोनॉमिकल वाला बताया। और अगर आपको इस टॉपिक को और बढ़िया तरीके से समझना है तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने अर्ली उपनिषद को एनालाइज करा है, तो वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बाय गाइस। और कुछ आर्गुमेंट्स भूल गया हूँ तो उनकी किताब ग्रेटर मगध की थीसिस को पढ़ सकते हो।